और सीरियलाइजेबिलिटी ठीक में हमने दो है टाइप के नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ये कह रहा सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, था। कॉन्फ्लिक्ट यस सर। सीरियलाइजेबिलिटी के तीन कंडीशन देखते हैं हम। कि पहली चीज तो ये है कि दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन के अंदर होना चाहिए, सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए, और उन दोनों ऑपरेशन में से एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। इसका हमने ये एग्जांपल भी देखा था, प्लस इसके ऊपर एक हमने प्रॉब्लम एग्जांपल सोल्व भी किया था। फिर इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं, अगर ग्राफ में साइकिल है, एग्जिस्ट है, तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के भी तीन कंडीशन है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे दो शेड्यूल दिए होंगे आपको, एक S1 और S2, दो शेड्यूल हैं। इसके अंदर कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है इसको समझो। इफ अ ट्रांजेक्शन T1, if a transaction T1 reading data item A from initial data item database in S1, then S2 also T1 should read A from initial database। कहने का मतलब ये है कि अगर इनिशियल रीड का मतलब है कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होगा, कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कहने का मतलब है कि दो अलग अलग शेड्यूल के अंदर दो ट्रांजैक्शन और अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हों। व्यू का मतलब होता है वही कि एक सेम से दिखते हो, जैसे जुड़वा होते हैं ना, इसी टाइप के। ठीक है, बट जुड़वा, अगर दो जुड़वे व्यक्ति भी हैं तो उनके बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं कुछ ना कुछ। तो सेम इसी तरह का कुछ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कहता है कि उसकी कुछ कंडीशन है, दो अलग अलग शेड्यूल हैं, उसके बीच में क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है इनिशियल रीड की। इनिशियल रीड में क्या होता है कि अगर T1, अगर किसी शेड्यूल S में T1 डेटा आइटम को रीड कर रहा है, तो सेम S2 में भी T1 ही रीड करना चाहिए। समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। अगर किसी एक S1 शेड्यूल के अंदर T1 डेटा आइटम A को रीड कर रहा है, ठीक है, तो टी शेड्यूल 2 के अंदर भी जो T1 है वो रीड करेगा डेटा आइटम ए को। मतलब दोनों ही रीड ऑपरेशन होंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिखाया गया, आप देख पा रहे हैं, T1 रीड ए, T2 राइट ए, फिर T1 रीड ए, T2 राइट ए। तो ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट हैं। व्यू इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे की तरह दिखते हैं। पर यहाँ तो पे आप सर देख पा रहे हैं टाइम कि डिफरेंस, क्या। सर तो इन दोनों में बस टाइम डिफरेंस होगा। हाँ, टाइम डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं कि व्यू इक्विवेलेंट का मतलब है कि क्या कंसिस्टेंसी, हम मेन मकसद है हमारा कि कुछ शेड्यूल ऐसे तो नहीं बन पा रहे जिससे हमारी डेटाबेस की कंसिस्टेंसी ना हो, कंसिस्टेंसी ना बन के रह रही हो। तो हमें यही चेक करना है यहाँ पे कि अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग ट्रांजेक्शन से कंसिस्टेंसी डेटाबेस की बनी हुई है या नहीं है। तो जो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी ये कहता है कि व्यू इक्विवेलेंट होने चाहिए। व्यू इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि दो ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर अगर कोई T1 रीड कर रहा है तो T1 ही रीड करेगा, दूसरे ट्रांजेक्शन के अंदर भी, दूसरे शेड्यूल के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में आप साफ देख पा रहे हैं, T1 रीड ए, T1 रीड है S2 के अंदर भी। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर जो T1 हो गया, T1 के अंदर रीड ए, ये व्यू इक्विवेलेंट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि अपडेटेड रीड, इसका नाम है सेकंड कंडीशन का। इन शेड्यूल S1, इफ T1 इज रीडिंग ए विच इज अपडेटेड बाय TJ, TJ कोई भी नंबर हो सकता है, देन शेड्यूल 2 के अंदर भी सेम TI शुड रीड ए विच इज अपडेटेड बाय TJ। ठीक है, मतलब कोई TI रीड करेगा SJ TJ को, और दूसरे शेड्यूल में भी TI वही रीड करना TJ को। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे T1 राइट ए, T2 राइट ए, T3 राइट ए, रीड ए। ठीक है, दूसरा शेड्यूल है, उसके अंदर हमारा T2 राइट ए, T1 राइट ए और T3 रीड ए।
ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये व्यू इक्वल नहीं है। क्यों? इसका रीजन बताता हूं। जो S1 शेड्यूल है उसमें जो T3 है वो रीड कर रहा है A को। अब एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से स्टूडेंट है? एक आयुष है, ठीक है, और हर्षिता है और श्रुति है। तो T1 आयुष, T2 हर्षिता, T3 श्रुति, ठीक है। आयुष राइट ऑपरेशन कर रहा है तो आयुष के बैलेंस में ये जो बैलेंस ए है ये आयुष का मान लेते हैं। आयुष का बैलेंस पहले 10,000 रुपए था, अब T1 की वजह से वो रह गया 8,000 रुपए क्योंकि उसने 2,000 निकाल लिए। तो T1 ऑपरेशन होने के बाद में उसका बैलेंस हो गया कितना? 8,000। अब जो T2 ऑपरेशन है, हर्षिता हर्षिता ने कहा कि मुझे 3,000 निकालने हैं तो उसने 3,000 निकाल लिए। तो अब आयुष का न्यू बैलेंस कितना हो गया? हो गया उसका न्यू बैलेंस 5,000। जो ये T3 है श्रुति, जो श्रुति रीड कर रही है डेटा को, बैलेंस को रीड कर रही है, वो रीड कर रही है हर्षिता के अपडेट होने के बाद में, हर्षिता के राइट ऑपरेशन होने के बाद में, ठीक है। जो T3 रीड कर रहा है डेटा को वो T2 के राइट ऑपरेशन के बाद में रीड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे समझ गए बात। बट दूसरे शेड्यूल में ये जो राइट कर रहा है, ठीक है, T3 राइट जो कर रहा है, सॉरी रीड कर रहा है, ये T1 के बाद में कर रहा है क्योंकि उसको जो नया अपडेटेड बैलेंस मिलेगा वो T1 के थ्रू मिलेगा। तो ये दोनों व्यू इक्वल नहीं है क्योंकि इसको भी T2 के बाद में ही रीड होना था, ठीक है। तो व्यू इक्वल का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का रीड कर रहा है तो दूसरे शेड्यूल में भी वही दूसरे ट्रांजैक्शन का ही रीड करना चाहिए। बट यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है इस एग्जाम्पल में पूछ लो क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है। नो सर, समझ में आ गया सर। समझ गए? हर्षिता समझ में आ गया बेटा? यस सर। हर्षिता समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक थर्ड है फाइनल राइट, ठीक है। ये क्या कहता है? फाइनल राइट मस्ट बी द सेम बिटवीन बोथ द शेड्यूल। मतलब फाइनल जो है दोनों में सेम होना चाहिए। इन शेड्यूल S1 इफ अ ट्रांजेक्शन T1 अपडेट A at least then in S2 final write operation should also be done by T1। समझे या नहीं समझे? सिंपल सी बात है। S1 और S2 के अंदर ये कह रहा है कि जो फाइनल राइट होगा, फाइनली जो राइट करेगा, सबसे लास्ट वाला जो राइट होगा, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला राइट होगा, अगर वो किसी ट्रांजेक्शन में TI ने करा है तो दूसरे शेड्यूल में भी वो TI के थ्रू ही हो। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे ये उस हिसाब से व्यू इक्वल है क्योंकि T1 राइट कर रहा है, T2 रीड कर रहा है, T3 राइट कर रहा है। यहाँ पे S2 में क्या हो रहा है? T2 रीड कर रहा है, T1 राइट कर रहा है, फिर T3 राइट कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही शेड्यूल के अंदर T3 ही राइट कर रहा है सबसे लास्ट में, उसको बोलते हैं फाइनल राइट, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्या है? क्या है इस हिसाब से? व्यू इक्वल, ठीक है। ये दोनों व्यू इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सबसे लास्ट में, दोनों के अंदर T3 ही सबसे लास्ट में राइट कर रहा है जिसको फाइनल राइट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है T1 T2 T3 शेड्यूल S है विद 3 ट्रांजेक्शन। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल पूछ रहा है वो हमसे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 3 मतलब 6। तो टोटल 6 शेड्यूल बनेंगे। तो हम यहाँ से शेड्यूल नोट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हमें दिखाया गया है तो यहाँ से हम शेड्यूल लिख लेंगे। तो शेड्यूल कैसे लिखते हैं? देखो T1 T2 और T3 अगर 3 ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले T1 लेंगे, फिर T2, फिर T3, फिर उसका T1 ही लेंगे अगेन, फिर T2 और T3 को स्वैप कर देंगे, फिर अब T2 लेंगे, फिर T1 और T3 को लेंगे,
और फिर उन दोनों को स्वैप कर देंगे, फिर T3 लेंगे, फिर T1 T2 लेंगे, फिर उनको स्वैप कर देंगे। तो ये हो गए टोटल ट्रांजैक्शन, मतलब टोटल शेड्यूल। किसी भी ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन है किसी शेड्यूल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल कितने हो सकते हैं ये हमने फाइंड आउट करा। तो इस हिसाब से हमें अब इसमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंडीशन बैठ रही है, व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम कोई भी एक शेड्यूल ले लेते हैं। सबसे पहले वाला शेड्यूल ले लिया T1 T2 T3। तो T1 पहले ऑपरेट कर लिया, फिर T2 ऑपरेट कर लिया, फिर T3 ऑपरेट कर लिया, ये शेड्यूल एस बना दिया हमने, S1। अब फाइनल अपडेशन ऑन डेटा आइटम इन बोथ शेड्यूल, जो ऊपर वाला शेड्यूल दिया है हमें, ये वाला, ठीक है, और जो हमने लिया है सबसे पहले वाला, दोनों में ही क्या है, जो राइट ऑपरेशन हो रहा है वो T3 के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बट रीड ऑपरेशन जो है वो थोड़ा देख लो ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे ये रीड कर रहा है, यहाँ राइट कर रहा है, यहाँ राइट कर रहा है, फिर यहाँ पे राइट हो रहा है, और यहाँ पे रीड राइट राइट राइट, तो ये इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इनिशियल रीड। इनिशियल रीड में आपको पता चलेगा कि जो T1 रीड कर रहा था वही T1 रीड कर रहा है, और दूसरा कोई रीड ऑपरेशन है ही नहीं। तो हमारी पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखते हैं अब हम, फाइनल राइट। तो फाइनल राइट भी हमारा ठीक है, क्योंकि फाइनल राइट यहाँ पे भी WA के सॉरी T3 के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे भी T3 के थ्रू हो रहा है, तो ये फाइनल राइट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा वी इक्विवेलेंट सीरियल निकल के आया T1 T2 T3, ठीक है, ये व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल निकल के आया। ये व्यू इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, हम इसको निकालते क्यों हैं, ये समझो। सबसे पहली बात, व्यू इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें कोई शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, उससे अलग उसका व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल बनाना, तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल बना लेंगे, उसमें से फिर सबसे पहले को चेक करेंगे, फिर 1 2 3 उसी के बाद के सारे चेक करेंगे, जो जो उसके व्यू इक्विवेलेंट आता रहेगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसमें जब हमने देखा कि हमने सबसे पहले वाला चेक करा और वही सेटिस्फाइड हो गया, वही फुलफिल हो रहा है, तो हमारा व्यू इक्विवेलेंट सीरियल निकल के आ गया इस एग्जाम्पल का, ठीक है। मैं पूछ रहा था कि व्यू इक्विवेलेंट हम निकालते क्यों हैं, या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हम चेक क्यों करते हैं। हम इसके लिए चेक करते हैं ताकि जो हमारा डेटाबेस है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रह सके, डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट पे बना रह सके, क्योंकि डेटाबेस या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का पहला नियम है कि वो एसिड प्रॉपर्टी को फुलफिल करे, मतलब एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन चल रहे होंगे। अगर हम एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन की लिमिट कर देंगे, तो एग्जाम्पल सोचो, मान लो कोई PNB बैंक है, ठीक है, उसके पास में गिने चुने सेकंड है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो पर हर एक सेकंड पे एक ट्रांजैक्शन भी अगर ले रहा है, तो वो 1 मिनट में सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन ले पा रहा है कुल। और आप लोगों को पता है कि सबका वर्किंग आवर्स फिक्स है 8 आवर्स का, तो और यूजर कितने हैं करोड़ों में, क्या वो सारी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हैं, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक को कंप्लीट करने के बाद में फिर दूसरा होगा, तो होता है डिले हो जाएगा, आपका फेलियर आ जाएंगे, अबॉर्ट करने पड़ेंगे आपको ट्रांजैक्शन। तो इसलिए हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन को लेके आए हैं कि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक टाइम पे ऑपरेट हो सेम डेटा आइटम पे। तो उसके लिए हमें जब वो एक से ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, चूंकि वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें ये ट्रांजैक्शन को इस तरह से शेड्यूल करना है, उनकी शेड्यूलिंग बनानी है, उनको इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि डेटाबेस की कंसिस्टेंसी भी बना रहे, आइसोलेशन प्रॉपर्टीज भी फुलफिल हो, जो उसकी ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी फुलफिल हो, वो सेटिस्फाइड हो, और डेटाबेस कंसिस्टेंस, और डेटाबेस में किसी तरह का फेलियर ना आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ यस तक सर। का बहुत है आज के लिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
हेलो हाँ, थैंक यू सर तो और कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? यस सर। और कोई डाउट किसी को? ठीक नो है, सर इसके बाद है यस सर रिकवरेबिलिटी, जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे रिकवरेबिलिटी। वो भी थोड़ा सा सेम ही है। रिकवरेबिलिटी क्या कहती है, चलो वो कल डिस्कस करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में। थैंक यू Okay, sir. Thank you, sir. ओके, बाय। Bye, sir.